हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में वर्णन करेंगे और हमने पिछली वीडियोस में भी भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से भारत शासन अधिनियम से लिए गए प्रावधान और इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में रखे गए प्रावधान, वे अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में रखे गए प्रावधानों पर डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। आज हम इन तीनों के अतिरिक्त आज भारतीय संविधान में जो और देशों से प्रावधान लिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोतों में आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो सबसे पहले राजनीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में सबसे जो प्रमुख तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं वो राजनीति के निर्देशक तत्व हैं। राजनीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किसमें दिए हुए हैं? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और इन अनुच्छेदों के द्वारा भारत की सरकार भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि इनके द्वारा भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। इसमें निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। ये भी भारत की राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से रखा है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन की जो पद्धति है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है और उन 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, यानी जो व्यक्ति कला, विज्ञान और साहित्य व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों। यानी राष्ट्रपति कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्य मनोनीत करता है जो सदस्य क्या हो? कला, विज्ञान और साहित्य व समाज सेवा में प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, नामांकित करता है। तो यह प्रावधान भी हमने किस देश के संविधान से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राजनीति के निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से ली हुई बातें हैं, लिए हुए प्रावधान हैं। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए? कनाडा के संविधान से जो एक तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र सरकार कैसी होगी? सशक्त होगी, यानी केंद्र सरकार शक्तिशाली होगी और संघीय व्यवस्था होगी, यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना, ये कनाडा के संविधान के में बातें रखी थी। तो ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में इनको अपनाया। भारत के संविधान में भी संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। और वह शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सूची में दिए गए विषय स्थानीय महत्व के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। और जो इन दोनों सूचियों में विषय नहीं है वो संवर्ती सूची में रखे गए हैं। संवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। केंद्र सरकार भी उन पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी
और राज्य सरकारें भी उन पर कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार के कानून को प्रमुखता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और यह प्रावधान हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है, तो ये कनाडा के संविधान का प्रावधान था, ये हमने भारतीय संविधान में अपनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में ये व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अब एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की भी नियुक्ति हो सकती है और दो राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। दो राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं और एक ही राज्यपाल उनका चार्ज संभाल सकता है। तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से हमने लिया है। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे संवैधानिक महत्व का विषय है तो संवैधानिक विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसे ही उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय कहते हैं, यानी परामर्श मांग सकता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकता है और उच्चतम न्यायालय उसे परामर्श देगा। तो ये जो प्रावधान है ये भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया कि संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जो विषय इन तीनों सूचियों में से रह गए उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, यानी जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आए हैं, इनमें से बच गए हैं, शेष विषय रह गए हैं, तो शेष विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो इस तरह भी हम ये देख सकते हैं केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तियां रखती है। और यह प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में रखा। इसके बाद नंबर 5, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल जब राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधान पालिका या राज्य की विधानसभा किसी भी कानून को पारित कर देती है तो अंत में उसको राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, स्वीकृति नहीं दे सकता है और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित भी रख सकता है। यानी राज्यपाल का ये अधिकार है, विशेष अधिकार है कि राज्यपाल उस विधेयक को, जो विधेयक विधानसभा ने पास कर दिया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास गया है, तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी उस पर राष्ट्रपति विचार करे, इसलिए वह उसे सुरक्षित भी रख सकता है। तो यह विषय भी हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद अगला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, कौन कौन से विषय लिए हैं? तो यहां पर नंबर 1, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से क्या तात्पर्य है? यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। यानी भारतीय संविधान के 108 में यह प्रावधान किया गया है, साधारण कानून को पास करने के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद पैदा हो जाता है, यानी एक विषय पर साधारण कानून लोकसभा में यदि पास हो गया है, एक सदन में पास हो गया है, तो वह दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उस पर विचार करेगा, उसे पास कर सकता है, उसमें संशोधन की बात कह सकता है या
कुछ भी नहीं कह सकता है। और ऐसे कहते हुए यानी दूसरा सदन उस पर विचार नहीं करेगा और ऐसे करते हुए 6 महीने का समय बीत जाता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाएगा। और उस बैठक बुलाने का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दिया हुआ है। यानी राष्ट्रपति दोनों सदनों की उस बिल पर या विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाएगा और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। लेकिन यहां पर बात यह देखने की है, ये अलग है, ये डिफरेंस है यहां पर कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में जो भाषा लिखी हुई है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, यानी समवर्ती सूची की व्यवस्था किस संविधान के द्वारा की गई है? समवर्ती सूची मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारों को अधिकार है कि समवर्ती में दिए गए विषयों पर कानून बनाए। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नंबर 4, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी व्यापार करने की, वाणिज्यिक जो कोई गतिविधि है उसे करने की, ये व्यापार से ही संबंधित चीजें हैं। और समागम का मतलब मिलना, कोई सभा, कोई स्थल, किसी स्थल पर इकट्ठा होना। तो ये इस तरह की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। यह प्रावधान यानी व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। इसके बाद जापान के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हमने लिया है। और जापान के संविधान से लिया गया प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 21 में रखा हुआ है। यानी ये प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में रखा हुआ है। इसका तात्पर्य है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। यानी किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं छीना जा सकता, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता, किसी की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कब तक नहीं पहुंचाया जा सकता? जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न कर लिया जाए। तो ये प्रावधान हमने जापान के संविधान से लिया है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन से प्रावधान लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे पहले संविधान में संशोधन, यानी संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है, भारतीय संविधान में हमने जो संशोधन की व्यवस्था रखी, संविधान निर्माताओं ने संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 20 में रखी हुई है। किस भाग में रखी हुई है? 20 में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368 अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और संशोधन की यह प्रक्रिया का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? मैंने पिछले उसमें अभी आपको बताया कि भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। बाकी जो अन्य सदस्य बच गए उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है और उनका निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं। तो ये निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, 80 के अंतर्गत आता है। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो 82 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिए गए प्रावधान, संविधान में संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था। हमने ये जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हुए हैं। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ से हमने कौन से प्रावधान लिए हैं? वाला प्रावधान हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A
भाग 4A में अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में? भाग 4A के अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। और तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में एक कमेटी के सुझाव पर 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो उस समय 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रखने का सुझाव दिया था। तो ये मौलिक कर्तव्य फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में उनको भारतीय संविधान में समावेशित किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान समय में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, शिक्षा का कर्तव्य। तो अब कितने कर्तव्य हो गए भारतीय संविधान में? अब 11 कर्तव्य हैं, यानी 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है, ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ प्रावधान है। पूर्व सोवियत संघ, जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, आज सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश के रूप में रूस का नाम लिया जाता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश है और पूर्व सोवियत संघ से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रखा गया था। नंबर 2, प्रस्तावना में न्याय, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय। न्याय कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो प्रावधान है या न्याय के जो आदर्श हैं, वो आदर्श भारतीय संविधान में हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर रखे। तो इसमें सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक समानता और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य राजनीतिक समानता से है। तो ये प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए हुए प्रावधान है और ये हमने भारतीय संविधान में रखे। इसके बाद पंचवर्षीय योजना, और ये पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है, ये किस संविधान से लिया गया? ये प्रावधान भी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य है 5 वर्ष के लिए बनाई गई एक योजना। तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951 में बनी और 1956 तक रही। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में से शुरू होकर 1956 तक रही और ये पंचवर्षीय योजना का प्रावधान पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ प्रावधान है। इससे आगे हम चलते हैं। फ्रांस के संविधान से हमने कौन से प्रावधान लिए? तो फ्रांस के संविधान से हमने गणराज्य की अवधारणा ली। यानी फ्रांस के संविधान से भारत में कौन सा प्रावधान रखा? गणराज्य की अवधारणा। गणराज्य की अवधारणा से तात्पर्य है, इसको रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक की जो कंसेप्ट है, गणराज्य की अवधारणा है, वो हमने फ्रांस के संविधान से ली। रिपब्लिक क्या होता है या गणराज्य क्या होता है? जिसमें शासन का मुखिया जनता के द्वारा चुना हुआ हो, यानी शासन का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना हुआ हो। तो गणराज्य की अवधारणा हमने फ्रांस के संविधान से ली। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिया। तो स्वतंत्रता, समानता, फ्रांस में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उसमें ये प्रावधान थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात उसमें क्रांतिकारियों ने बड़े जोर शोर से उठाई थी और इन बातों को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस के संविधान में भी जगह दी। तो फ्रांस के संविधान के इन आदर्शों को, इन प्रावधानों को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के रूप में इनको माना। तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान थे। जर्मनी के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया? जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, यानी वाइमर संविधान, इसे
वीमर संविधान भी कहते हैं। तो वाइमर संविधान से हमने क्या लिया, कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में रखा, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था। यानी आपातकाल के दौरान यदि देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए तो आपातकाल की घोषणा के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और भारतीय संविधान में धारा 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 के द्वारा यदि राज्यपाल ये लिख कर दे, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट लिखित में भेजे कि राज्य में शासन संविधान के प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और धारा 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ता है, तो इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया गया है। यदि आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। यानी यह प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान के आधार पर भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था का प्रावधान अपनाया गया है। ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो